Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will start Coulomb law of electrostatics. देखो, जब भी दो चार्जेस होते हैं, अगर वो सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। या तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है दोनों पे, तो भी वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जो भी अपोजिट चार्जेस होते हैं, जैसे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अब देखो, जो भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये हमें किससे पता चलता है, कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो अभी हम कंसीडर कर लेंगे दो स्मॉल चार्जेस Q1 एंड Q2, या आप कह सकते हो दो पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 हम कंसीडर कर लेंगे, और उनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेंगे किसके बराबर है, स्मॉल r के बराबर। तो जो भी उन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन वो एक दूसरे पे लगाएंगे, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। देखो, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी टू चार्जेस, एंड दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, ये जो इनके मैग्नीट्यूड हैं चार्जेस के, जो भी पॉइंट चार्ज हैं उन पे जो चार्ज है उसके मैग्नीट्यूड के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस मीन्स Q1 Q2 के, इसे फर्स्ट मान लेंगे हम। और वही फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। वो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इन दोनों चार्जेस के स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, मीन्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसे हम सेकंड का नाम दे देंगे। ठीक है, अब हम कंबाइन करेंगे 1 और 2 को, तो हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, जो भी आपके पास फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r² के। क्लियर है आपको ये? ओके, अब देखो, हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाएंगे तो हम K इंट्रोड्यूस होता है यहाँ पे, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², वेयर K इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, और इस K को हमने नाम दिया है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। K क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, जब भी चार्जेस किस पे होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। स्टैटिक मीन्स रेस्ट पे हैं, तब जो उनके ऊपर फोर्स लग रही है ना। ये चार्जेस रेस्ट पे हैं, तभी उन पे जो फोर्सेस लग रही है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसलिए हमने K को कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और जो इसकी वैल्यू है वो डिपेंड करती है मीडियम पे, डिपेंड करता है चार्जेस कहाँ रखे हुए हैं, एयर में है, वैक्यूम में है, किसी मीडियम में रखे हुए हैं, तो K की वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। क्लियर है? ओके, अब देखो, अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं, हमें ये पता लग गया F किसके बराबर होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r² के। अब अगर हमें यूनिट ऑफ K फाइंड आउट करने हैं, देखो कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में ये भी पूछ लेते हैं कि यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट क्या होते हैं, तो आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है, F इक्वल टू किसके बराबर है, K1 Q2 डिवाइडेड बाय r² के बराबर। ठीक है, यहां से अब हम K की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देखो, K लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, F(r²) डिवाइडेड बाय Q1 Q2। ठीक है, अब देखो, फोर्स के यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन, और R इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, तो मीटर में होगा, तो मीटर स्क्वायर आ गया। और चार्जेस के क्या होते हैं, कूलम, Q1 Q2, तो यहाँ पे क्या आ गया, कूलम का स्क्वायर। ठीक है, तो हम K के यूनिट्स को कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के आ गए। ठीक है, ये इसके यूनिट्स हो गए। और अब इसकी वैल्यू फिक्स होती है। देखो, जब भी आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, तो देखो आपको Q1 Q2 की वैल्यू गिवन होगी, उनके बीच का डिस्टेंस गिवन होगा। मान लो आपको उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फाइंड आउट करनी है, तो आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, K की। इसकी वैल्यू एयर और वैक्यूम में, हम एयर में भी सेम ही लेते हैं, जो वैक्यूम में होती है वो फिक्स होती है
तो फ्री स्पेस के लिए k की वैल्यू हम लेते हैं 9 इंटू 10⁻⁹। ये आपको याद रखनी है हमेशा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको हेल्प करेगा अगर आपको इसकी वैल्यू याद होगी, क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में गिवन होती है k की वैल्यू, बट कभी कभी नहीं होती है, तो आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी है। k की वैल्यू किसके बराबर है? 9 इंटू 10⁻⁹, और इसके यूनिट्स हमने अभी निकाले, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है? ओके। अब देखो हम k को इस तरह से राइट डाउन करते हैं। k की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है? बिकॉज हम k को इस तरह से राइट डाउन करते हैं 1/4πε0, और ये भी वैल्यू किसके बराबर आ गई? जो k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, वेयर एप्सिलॉन नॉट है। देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर है? ये जो है परमिटिविटी, ये भी मीडियम डिपेंडेंट होती है, ये भी मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अगर नॉट लगा है मीन्स हम फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, जैसे k की वैल्यू है, आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी याद रखनी है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब देखो इसके यूनिट्स, अगर आपको k के यूनिट्स आते हैं तो इसके यूनिट्स निकालना इजी है। देखो कैसे? k की वैल्यू किसके बराबर है? 1/4πε0, ठीक है। ये तो कांस्टेंट टर्म है 1/4π, तो k की जो यूनिट होंगे वो किसके अपोजिट होंगे? एप्सिलॉन नॉट के। मीन्स एप्सिलॉन नॉट के अगर आपको यूनिट फाइंड आउट करने हैं, जो k के यूनिट्स हैं उससे हम क्या ले लेंगे? उसका टोटल रेसिप्रोकल ले लेंगे, वही होंगे एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर है ना? बिकॉज ये इनवर्सली वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बराबर आ गया? देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की यूनिट न्यूटन, देखो न्यूटन -1, मीटर यहाँ स्क्वायर था तो मीटर -2, और कूलम -2 था तो कूलम +2, इस तरह से हो गया। ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी के यूनिट्स हो गए। तो फाइनली हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं फोर्स को? F इक्वल टू क्या था यहाँ पे? F इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब k की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर लें तो वो क्या होती है? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, उसकी वैल्यू इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है आपको? ओके। अब देखो कभी कभी आपको क्वेश्चन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इस तरह से भी पूछ सकते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करके, कि अगर F की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप बताओ कि जो भी वो चार्जेस हैं उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स है या अट्रैक्टिव फोर्स है। इस तरह से पूछ सकते हैं। तो देखो जब भी F पॉजिटिव होगा, या तो आप ऐसा बोल सकते हो F पॉजिटिव है, या तो क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है F इज ग्रेटर देन 0। उसका मतलब भी क्या हुआ? F पॉजिटिव। इसे हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? F इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें पूछी हैं और आपको पूछा है कि फोर्स किस नेचर की है, रिपल्सिव नेचर की है या अट्रैक्टिव नेचर की है, तो देखो फोर्स पॉजिटिव कब आएगी? फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव तभी आएगी अगर Q1 चार्ज भी नेगेटिव होगा, Q2 चार्ज भी नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक तो वो केस है, या तो फिर Q1 भी पॉजिटिव चार्ज है, Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो भी F पॉजिटिव ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है? मीन्स दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं। इट मीन्स Q1 और Q2 में क्या लगेगा? सेम चार्जेस पे क्या लगती है? रिपल्शन फोर्स। तो जो भी आपके पास फोर्स होगी वो कैसी नेचर की होगी? रिपल्सिव नेचर की। वैसे ये इजी है, बट कई बार एग्जाम में आ जाता है तो हमें समझ नहीं आता है कि किस तरह से इसका आंसर होगा। तो F अगर पॉजिटिव है, इट मीन्स जो आपके पास फोर्स है वो किस नेचर की है? रिपल्सिव नेचर की है। और F नेगेटिव कब आएगा? या तो हम कह सकते हैं F की वैल्यू लेस देन 0 है, सेम थिंग। F की वैल्यू लेस देन 0 होगी, उसका मतलब क्या है? F नेगेटिव है। और इसके F की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? जब इन दोनों में से एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, तभी जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव में आएगा। मीन्स अपोजिट चार्ज है। अब अगर अपोजिट चार्ज हैं तो क्या होगा? उनके बीच में हमेशा क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। तो जो भी फोर्स होगी वो किस नेचर की होगी? अट्रैक्टिव नेचर की होगी। तो F अगर नेगेटिव है, इट मीन्स जो भी उनके जो चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो अट्रैक्टिव नेचर की है। क्लियर हो गया आपको ये? ओके। अब इस तरह से भी पूछ सकते हैं, देखो क्वेश्चन में, कि अगर हम k की वैल्यू को इंक्रीज कर दें तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो इंक्रीज होगी। देखो F ये वाली वैल्यू है 1/4πε0, ठीक है। अगर हम देखो, अगर हम
के की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर के की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, तो एफ और के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स भी बढ़ेगी, ठीक है। और वैसा ही उल्टा है, अगर आप परमिटिविटी की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, अगर परमिटिविटी की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को अगर हम इंक्रीज करते हैं, तो वो फोर्स के कैसे है, इन्वर्सली वेरी कर रहा है। इट मीन्स फोर्स क्या हो जाएगी उस केस में, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, के बढ़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगी, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगी आपके पास, डिक्रीज करेगी, बिकॉज वो इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। देखो ये था कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो इस तरह से आपने इसके बारे में अंडरस्टैंड करना है, कैसे कैसे दो चार्जेस थे, पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन लगती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, एंड इन्वर्सली कैसे वेरी करती है वो, इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो एफ इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।